हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 को लेके, क्योंकि आपके क्लास 10 का यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आज का जो सेशन है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को लेके है। इसमें हम बात करेंगे साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म रूप से गारंटी है कि आएगा तो आएगा। इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये मेरा गारंटी। आप इसे एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक तरह से रामबाण साबित होगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे जाएगा तो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे सर्च कर सकते हैं पाई क्लासेस, जो आएगा लोगो, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अप्रॉक्स में आपके 2800-2500 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, प्रतिदिन डेली टेस्ट देना चाहते हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, तो आप पाई क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको ऑल ओवर बिहार से 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट डेली टेस्ट देते हैं। अपना तैयारी की लेवल चेक करते हैं कि किस तरह का तैयारी अभी तक हुआ है, क्योंकि आपके टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो सभी लोग आके टेस्ट में भाग लें, टेस्ट जरूर दें। यहाँ पे चेक करिए कि आपका कितना अच्छा परिणाम आता है, कितना आपका परिणाम बनता है, यानी कितना कैसा आपका रिजल्ट यहाँ पे रहता है। तो सभी लोग टेस्ट में आके जरूर हिस्सा लें। पाई क्लासेस एप्लीकेशन पे टेस्ट चलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर आपके चालू हैं, दोनों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर पीडीएफ से पढ़ना है कोई भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो आप 5 स्टार स्टडी पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सभी तरह के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे समझिएगा, कहा गया है कि टिंडल प्रभाव जो होती है वो प्रकाश की कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी किसी कोराइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव तो ये पूछा है, सब्जेक्टिव भी आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। सब्जेक्टिव भी आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के कोई भी पब्लिकेशन का, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं या क्या होता है, या फिर टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। डायरेक्ट पूछेगा सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में। तो इसे आप लिख दीजिएगा कि किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना लास्ट में जरूर लगाइएगा कि होने की परिघटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सेशन की ओर चलते हैं। आज का अगला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे समझिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हम आपको फार्मूला बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, कि संतृप्त, समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है, हाइड्रोकार्बन की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है। कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो फार्मूला होती है वो समझिएगा CnH2n+2 होती है। ये जो होती है फार्मूला, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। लेकिन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो फार्मूला होती है वो होती है, पहला एल्कीन जो होती है वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन। एल्कीन और एक होता है जिसका एल्कीन का फार्मूला आप जानते ही होंगे, CnH2n। और एक होता है एल्काइन, यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होती है। यानी ये दोनों जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों जो है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो आप फार्मूला पे पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं और आप आंसर टिक करके आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि इनमें से कौन है। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या तो ये फार्मूला से बनेगा या तो इससे बनेगा। तो CnH2n कह रहा है, यानी कार्बन जो है, कार्बन की जो संख्या है उससे हाइड्रोजन दोगुना होना चाहिए। तो पहला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए, देखिए ऑप्शन सी में अप्लाई हो रहा है, यानी कहने का मतलब है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यानी अगर आपको संतृप्त पूछेगा तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा और असंतृप्त पूछेगा तो ये दोनों में से किसी को अप्लाई कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। ये आपको आएगा, ये आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आएगा 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। फार्मूला आप लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताए ही थे कि ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा, ऑप्शन ए में है इथेनॉल, ऑप्शन बी में है प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी में है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ईंधन के रूप में आपको पता ही होगा कि हम लोग इथेनॉल को यूज करते हैं, ईंधन के रूप में पता ही होगा इथेनॉल को यूज करते हैं, जिसका फार्मूला जो होती है, कभी कभी आपको फार्मूला पूछेगा इथेनॉल का तो C2H5OH होती है। इसको हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इस यौगिक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी इथेनॉल जो होती है ये पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल इसको करते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको प्रोपेनॉल का फार्मूला पूछ दे तो इसका भी याद रखिएगा, C3H8O, C3H8O होती है। अगर आपको इथेनोइक अम्ल का फार्मूला पूछ दे तो याद रखिएगा इसका फार्मूला, कभी कभी डायरेक्ट आपके फार्मूला ही पूछ देते हैं, CH3COOH इथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप सभी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर आप याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में MCQ में ये आता है प्रश्न। तो समझिएगा, यहाँ पे आहार श्रृंखला कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, देखिए पढ़िए, कह रहा है घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी में है घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आहार श्रृंखला कौन बनाती है, कौन निर्माण करती है। तो घास जो है वो गेहूं, कहने का मतलब है कि घास को गेहूं खा सकता है। आहार श्रृंखला उसी को कहते हैं, माने खाना। यानी घास जो होती है उसको गेहूं खा सकते हैं। तो बाबू ये तो गलत है, यानी गेहूं तो कभी खा ही नहीं सकता घास को। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी पढ़िए, घास को बकरी खा सकती है या फिर नहीं, तो बिल्कुल खा सकती है, और बकरी को मानव बिल्कुल खा सकते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आहार श्रृंखला इनमें से कौन निर्माण कर रही है, तो घास जो है, बकरी और तथा मानव, ये तीनों आपके आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव तो खाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे पढ़िएगा, हमेशा ऑप्शन यहाँ पे आएगा आहार श्रृंखला का क्वेश्चन, और सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं आहार श्रृंखला बनाने में। देखिए बकरी कह रहा है, बकरी है जो कि गाय, यानी बकरी और गाय दिया है, तो बकरी को कभी गाय नहीं खा सकता है और गाय को हाथी। तो यानी ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। घास को कह रहा है मछली, घास को मछली नहीं खाता है, मछली को बकरी कभी खा सकता है, कभी नहीं खाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आप वहाँ पे बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि मानव हृदय में
कोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 ऊपर होती है, 2 नीचे होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसको हम लोग अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अपचयन कहेंगे। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में यहाँ पे पूछा है, लेकिन 2 मार्क्स में आपके पूछ सकता है, 2 मार्क्स में, कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। यहाँ पे पढ़िएगा, ऑप्शन दिया गया है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 19। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह आपसे पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि आपसे ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्रुप जो होती है, यानी समूह जो होती है आधुनिक आवर्त सारणी में, वो कितने होती हैं? तो ग्रुपों की जो संख्या होती है, यानी समूह की जो संख्या होती है वो कितना होती है? तो 18 होती है। और अगर आपसे आवर्त पूछ देता, यानी पीरियड की संख्या पूछ देता, तो 7 होती है। याद रखिएगा, दोनों यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन डी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 18 होता ऑप्शन डी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? देखिएगा, खाद्य पदार्थों पर के डिब्बों पर आप देखिएगा कि जिंक के बजाय, यानी जिंक रहता था, जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया रहता है, यानी टीन का पेंट वहां पे चढ़ाया रहता है। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए कि जिंक जो होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पुनः रुद्धवन है का उदाहरण है? रुद्धवन कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा 2 होती है। पुनः पुनरुद्धवन जो होती है वो 2 होती है। पहला जो होती है वो हाइड्रा होती है, आपको बताए ही थे, हाइड्रा होती है। और दूसरा जो होती है वो प्लेनेरिया होती है। ठीक है, दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। यहाँ पे समझिएगा, आपके ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कौन दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा प्लेनेरिया, तो इसको भी आप टिक करके आगे बढ़िएगा। अगर हाइड्रा नहीं रहेगा तो प्लेनेरिया को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा पूछा गया प्रश्न है और लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसको पूछेगा सब्जेक्टिव में तो आपके 4 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तब। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो एमसीक्यू में पूछेगा। 1 मार्क्स से 1 मार्क्स में आपके रहेंगे एमसीक्यू में। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा गया प्रश्न इसलिए यहाँ पे लाया गया। समझिएगा, कह रहा है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसको सोल्व करिएगा। अगर इसको सोल्व करिएगा तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, कम से कम तो 1 पेज प्लस जाएगा, 1 पेज प्लस कर देगा। तो इसको आप डायरेक्ट आंसर एमसीक्यू में अगर आता है तो इसको याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा आधे हो जाएंगे। यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में जो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, यानी चेंज होता है, तो आधे परिवर्तन के बाद, यानी कुंडली में आधे के बाद परिभ्रमण के पश्चात इसका कुंडली में जो विद्युत धारा का दिशा है वो चेंज हो जाता है। यानी विद्युत धारा का जो डायरेक्शन है वो आधे के बाद कुंडली में परिवर्तन होने लगता है। यानी इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, आंसर सी आधे। अगर इसको चाहते हैं कि हमको सोल्व चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 7870153054। ये नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आपको सेंड कर दिया जाएगा।
चलिए, फिर कह रहा है कि सल्फर परमाणु की वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा है सल्फर के बारे में। तो सल्फर आपको पता ही है कि S16 होती है, तो इसके वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 286, यानी वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। कभी कभी आपको यहाँ से पूछ देगा कि सल्फर परमाणु की एटॉमिक मास, डायरेक्ट पूछेगा सल्फर की एटॉमिक मास कितनी होती है। तो सल्फर का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए कि 32 होती है। S16 की एटॉमिक मास 32 होती है। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है कि आवर्त सारणी में आप जाइएगा तो 1 से लेके 30 तक जो भी तत्व हैं, 1 से लेके 30 तक जो भी तत्व है आपको जीभ पे होना चाहिए। 1 से 30 तक पूरा तत्व आपको याद होना चाहिए, सभी लोग को याद होना चाहिए। बात सभी लोग कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे कि किनको किनको 30 तक याद है, क्योंकि 30 में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष की अगर बात किया जाए तो कम से कम 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा। तो आप याद रखिएगा तत्व का जो भी एटॉमिक मास हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ और तत्व की संकेत और उसका कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप याद रखिएगा। इतना अगर याद रखते हैं तो आपको MCQ कम से कम 5 से 6 MCQ आराम से बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। पहला तो ग्लूकोज का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को याद ही होगा। C6H12O6 होती है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, हमेशा ये पूछे जाते हैं। चलते चलते आपको ये फार्मूला दिखेंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा आपको यहाँ पे ऑक्सीजन न पूछा है, कभी कभी आपको पूछ देगा कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। यानी ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होता है, या फिर पूछ देगा कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो आपको आंसर कैसे देना है वो समझिएगा। तीनों क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि ग्लूकोज के एक अणु में अगर पूछ देता कार्बन के कितने परमाणु है, लेकिन यहाँ पे पूछा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए O6, यानी ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 6 परमाणु हैं। अगर आपसे पूछ देता कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 12 परमाणु है, H12 है। फिर अगर पूछ देता कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु है, तो कार्बन के परमाणु आप देख सकते हैं C6 है, यानी 6 परमाणु है, 6 परमाणु है। यहाँ पे आपको सटीक आंसर तीनों याद होना चाहिए। तीनों का ट्रिक यहाँ पे यही है, इसका सेंस यही है कि ग्लूकोज के एक अणु में अगर आपसे ऑक्सीजन पूछे, कार्बन पूछे, हाइड्रोजन पूछे, आपको आंसर यहाँ से दे देना है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो 6 परमाणु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कहा गया है दोस्तों कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, नई होगा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की बीम दूरी ली जाती है। समझिएगा, कहने का मतलब है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब जो होती है, दर्पण के सामने जो बिंब होती है, वो बिंब की दूरी क्या ली जाती है, धनात्मक या ऋणात्मक, या फिर कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है। मान लीजिए हम एक दर्पण लिए, ठीक है, दर्पण के अनुसार अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हम दर्पण लिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम पोल मान लेते हैं, यानी P ले लेते हैं। ये दर्पण है Mn, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि वस्तु की जो दूरी जो है, यानी सामने रखी गई बीम की जो दूरी है, यहाँ पे हम U ले लेते हैं। तो U लिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि इधर जो होती है दर्पण की वो निगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होता है।
नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है कि दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखे बिंब की बिंब दूरी हम लोग निगेटिव में ले रहे हैं, नहीं कि पॉजिटिव में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। बायो का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पित्त रस जो होती है वो कहाँ से स्रावित होती है। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत में, यकृत से। यानी पित्त रस जो होती है वो यकृत से स्रावित होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी आप याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरिया परजीवी कहते हैं। प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरिया परजीवी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है, कहा जा रहा है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड जो बनती है वो एनोड पर बनती है। यह एनोड पर संपन्न होती है, इसलिए इसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु आपको बताया गया प्रश्न। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है। अगर आपको आंसर नहीं याद है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम सभी का रिप्लाई करेंगे। अगला प्रश्न आज का है दोस्तों कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है, सब बताया गया, ये सब प्रश्न है सेट में करवाया गया है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो ये भी बताया गया था कि थर्मोकोल को हम लोग अजैव निम्नीकरण कचरा के उदाहरण में रखते हैं, यानी इसको हम लोग अजैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके सेट में आए होंगे, जब भी सेट हम करवाए हैं, आप नहीं किए होंगे तो अलग बात है। आप डेली अगर इस पे क्लास करिएगा तो आपको गारंटी कहते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। करा निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह भी बताया गया प्रश्न है कि उत्तल लेंस जो होती है उसका फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, अवतल लेंस का निगेटिव लेते हैं, यानी ऋणात्मक लेते हैं। सब बताया गया प्रश्न, ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको 1.5 लाख स्टूडेंट हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, यानी पाई क्लासेस से जुड़े रहते हैं। आप सभी भी हमेशा क्लास करिए ताकि आपका मैट्रिक बोर्ड, खास करके मैट्रिक बोर्ड के लिए कभी भी आपको दिक्कत ना हो सके। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जो भी सभी लोग क्लास जो किए आज, इसमें सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 20 प्रश्न में से कितना आंसर आपको याद था। कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि कितना का आंसर आपको पहले से याद था, और जो आंसर पूछा गया वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके साथ में शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उनका भी एक हेल्प हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक यहीं तक, जय हिंद जय भारत।